सो कल हम लोगों ने बात किया था हेल्थ 3 स्टेप्स के बारे में, 3 लेवल ऑफ बॉडी के बारे में, डिसीज और ट्रीटमेंट। सो आज हम हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेल्थ 2 तरह का हो सकता है, मेंटल और फिजिकल। तो दोनों तरह के हेल्थ के बारे में पढ़ने के लिए हमें जरूरी है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ा जाए। एनाटॉमी का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, उस स्ट्रक्चर जैसा कि हमारा सर है, किन बोन से मिलके बना है, कितने बोन्स है इसमें, ठीक है, और हर बोन का नाम क्या है, ठीक है, इसको हम डिफाइन करने के लिए एनाटॉमी का पढ़ना जरूरी है। और उसका वर्क क्या है, अब सर है, सर के अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह काम करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए हमें फिजियोलॉजी को पढ़ना जरूरी है। तो आइए देखते हैं फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है, और पढ़कर उसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ओपिनियन में हर इंसान को ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके अपने बॉडी के बारे में उसको बेसिक नॉलेज हो, ताकि वो उसके बॉडी को सही तौर पर उसको यूज कर सके। ठीक है। जैसा कि आजकल बहुत सारे लोग फोन यूज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से नेक पेन और बैक पेन मोस्ट कॉमन हो चुका है। तो ये आपको अपने बॉडी को सही इस्तेमाल ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर आपको पता हो कि ज्यादा अगर हम नेक को अगर फॉरवर्ड बेंड करेंगे, नेक को सामने इस तरह रखेंगे, तो ये पोजीशन गलत है। हमारी पोजीशन है ये इस तरह बैठना, स्ट्रेट कर्वेचर होना चाहिए, कर्व, जैसे लहरें आते हैं, वेव्स आते हैं, इस तरह हमारी पीठ है, नॉट स्ट्रेट। जब आप स्ट्रेट बैठेंगे तो बॉडी कर्व में रहेगी, क्योंकि मसल्स पूरे स्ट्रेच होंगे और आपकी पोजीशन सही होगी। ठीक है, तो ये सही कर्वेचर का पता नहीं, जब तक हमें अपने बॉडी के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, तो जब तक हम इस चीज को नहीं जान सकते। तो हर इंडिविजुअल को, हर ह्यूमन को इसका पढ़ना मेरे हिसाब से जरूरी है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। अब इसमें देखिए 4 मॉड्यूल्स है इस बुक में, ठीक है, ये बुक से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 4 मॉड्यूल्स है। टेबल मॉड्यूल 1 में 4 यूनिट्स है, मॉड्यूल 2 में 4 यूनिट्स है, मॉड्यूल 3 में 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स है, मॉड्यूल 4 में 3 यूनिट्स है। मॉड्यूल 1 में 4 यूनिट्स और मॉड्यूल 2 में 4 यूनिट्स, मॉड्यूल 3 में 3 यूनिट्स, मॉड्यूल 4 में 3 यूनिट्स। सो मॉड्यूल 1 में 4 यूनिट्स, मॉड्यूल 2 में 4 यूनिट्स, मॉड्यूल 3 में 3 यूनिट्स, मॉड्यूल 4 में 3 यूनिट्स। सो इस तरह हम लोग अपने बॉडी के में बेसिक इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूनिट में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, ये साइंटिफिक वे, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर बॉडी किस तरह मिलकर, जैसा कि हम कपड़ा बनाते हैं, हम ये हमारी जो शर्ट पहन, वो शर्ट किससे बनी, फर्स्ट कौन सी चीज बनी, उससे कौन सी चीज बनी, उससे आखिर में जो डेवलपमेंट आया वो है शर्ट। ठीक है, इसी तरह पूरा घर है, पूरा घर की बेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग लेवल क्या है, इसी तरह हमारे बॉडी की भी स्टार्टिंग लेवल क्या है, इससे वो बना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दे ऑल्सो टॉक, दे ऑल्सो नो अबाउट दे एवरीथिंग। ठीक है, वो लोग भी अब एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लिवर से स्टमक डिस्कस करता है, लिवर से लंग्स डिस्कस करते हैं, लंग्स से ब्रेन डिस्कस करता है, ब्रेन से हार्ट डिस्कस करता है, हार्ट से किडनी डिस्कस करता है।
तो हर एक ऑर्गन एक दूसरे से बातचीत करता है। अब उनका लैंग्वेज क्या है? वो है केमिस्ट्री। केमिकल्स केमिकल्स को रिलीज करके वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कौन से केमिकल्स है, क्या है, उसके बारे में हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है हेमेटोलॉजी। हमारी बॉडी में हर चीज के लिए एनर्जी का होना जरूरी है। तीन तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए। ठीक है, उनमें से एक चीज है एनर्जी। एनर्जी का दूसरा नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, या उसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है ऑक्सीजन। ठीक है, और थर्ड है, इन्हीं चीजों के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एलिमिनेशन ऑफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनका प्रोसेस पूरा कैसा चलता है बॉडी में? थ्रू ब्लड। आपको एनर्जी मिलेगी जब आप खाएंगे, पेट में जाएगा, वो डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्लड में, फिर लिवर में जाके उसको मेटाबोलाइज किया जाएगा। ठीक है, आगे हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। बस एक ओवरऑल पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। लिवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, मेटाबोलाइज करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्लड के थ्रू। सो ब्लड नथिंग बट हेमा हेमा स्टडी ऑफ ब्लड इज हेमाटोलॉजी। ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ब्लड में कितने चीजें होती है, ऑक्सीजन कैसे जाता है, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में है कि हमारे जो भी चीज है उसको एक कवरिंग की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, ताकि बाहर से कोई भी चीज अंदर ना आ सके। सो हमारा प्रोटेक्टर क्या है? स्किन। हमारे बॉडी का प्रोटेक्टर क्या है? स्किन है। बाहर से कोई भी चीज अंदर ना आ सके, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो। ठीक है, कोई दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले एनिमल्स हो, कोई भी चीज हो, छोटी चीजें, इंसेक्ट्स हो। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बॉडी में क्या है? स्किन है। स्किन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है स्केलेटल सिस्टम। स्किन के बाद क्या है? आपको हमें अंदर क्या देखने को मिलता है? गोश्त। ठीक है, मसल। तो मसल, और उसके अंदर, उसके बाद हड्डियां। ये जो हड्डी है इसी के ऊपर पूरी बॉडी टिकी हुई, जैसा कि पूरी पूरी दीवार किस पे टिकी हुई है? पिलर्स पे। तो ये हमारे बॉडी के पिलर्स है, सपोर्टर्स है, स्केलेटल सिस्टम एंड मसल सिस्टम। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। जैसा कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से बातचीत करने के लिए केमिकल्स की जरूरत है, वैसे ही एक ऑर्गन अपने टाइम पे काम करने के लिए, अपने वक्त पे काम करने के लिए, जो काम दिया गया उसको वो काम करने के लिए एक बॉडी में किंग का होना जरूरी है। तो बॉडी का किंग कौन है? बॉडी का सरदार कौन है? ब्रेन। तो ब्रेन अपने ऑर्डर्स को नर्व्स के थ्रू पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन? ब्रेन से। ब्रेन उसको ऑर्डर दे रहा है, तो जो भी ऑर्डर मिल रहा है वो उसको आवाज निकाल रहा है। अब मैं सांस ले रहा हूँ, ब्रेन से ऑर्डर, पीछे के ब्रेन से ऑर्डर मिल रहा है सांस लेने के लिए, तो सांस ले रहा हूँ। किडनी अपना फंक्शन कर रहा है। तो इसी तरह डाइजेशन, खाने के बाद आपके पेट में खाना जा चुका है, अब उसको हजम करना है, उसको डाइजेशन करना है, तो ये ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? ब्रेन से मिलेगा। तो ब्रेन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब ये है, एंडोक्राइन। अब काम तो करने का ऑर्डर आपको ब्रेन से मिल गया, लेकिन कौन सा काम करना है, किस वक्त करना है, और कितने मिकदार में करना है, ये ऑर्डर आपको एंडोक्राइन सिस्टम से मिलेगा। तो बॉडी को, पूरे बॉडी को मैनेज करने वाले दो चीजें, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें आएगी तो बॉडी काम करना बंद हो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल को तौर पर, बॉडी पैरालाइज हो गए, लकवा मार गया, तो अब ब्रेन से हाथ और पैर का कनेक्शन टूट गया। ठीक है,
तो कनेक्शन अगर टूट गया तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरह का डिसकनेक्टेड, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल कर रहा था आपके हाथ और पैर, तो कनेक्शन टूट गया। टूट जाने की वजह से हाथ और पैर अब ब्रेन की बात नहीं मान। इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में आपको एग्जांपल देता हूँ कि थायराइड, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, बॉडी को जितना जरूरत है उतना मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है। हाँ, जितनी बॉडी को जरूरत है उतना यूज कराए। अगर थायराइड ग्लैंड अगर खराब हो जाए तो जिस्म को पता नहीं कितना हमें खाने के बाद कितना बॉडी उसको ले, कितना उसको छोड़ दे। तो वो क्या करेगा, अगर थायराइड कम काम कर रहा है तो बॉडी ज्यादा ले लेगा, ज्यादा काम कर रहा है तो बॉडी कम लेगा, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि जो भी खाए उसको डाइजेशन करे, ठीक है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के बारे में पढ़ेंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी दूसरे जो भी नुकसानदेह चीजें हैं, जो भी आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उसको आपकी बॉडी कैसा आपको बचाती है। यूरिनरी सिस्टम, अब जो प्रोडक्ट हम खाएंगे पिएंगे इस्तेमाल करेंगे उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह बॉडी से एलिमिनेट किया जाए, बॉडी से इससे निकाला जाए, उसके बारे में हम यूरिनरी सिस्टम में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब फिर से इंसान की पैदाइश, तो किस तरह इंसान की पैदाइश होती है, किस तरह रीबॉर्न, मतलब रीबॉर्न का मतलब ये खुद यही इंसान फिर से रीबॉर्न नहीं हो रहा बल्कि दूसरा एक इंसान पैदा हो रहा है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, ठीक है, वो किस मैकेनिज्म से पैदा हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम्स के नाम याद रहना जरूरी है। सबसे पहले जब हम एक एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक सिस्टम के नाम हमें याद होना चाहिए। और सेकेंड चीज क्या है, नाम के साथ उसका फंक्शन, यही दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट सिस्टम, वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए यहाँ पे एनाटॉमी के बारे में डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब ये मेडिकल लैंग्वेज। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। सो द वर्ड एनाटॉमी हैज ग्रीक origin. A literal translation would be a cutting open. Anatomy is the study of internal and external structures of the body and physical relationship among body parts, for example. So यहाँ पे दे दिया गया इसका डेफिनेशन। सो ये क्या है, इसका ट्रांसलेशन, इसका वर्ड का मतलब क्या है, एनाटॉमी, इसका मतलब है ये कटिंग ओपन, ये कटिंग ओपन यानी कोई चीज को खोल, कट करके खोल कर देखा जाए, जिसको हम कहेंगे एनाटॉमी। तो अब बेसिकली होता क्या कि पूरी बॉडी की स्टडी जो की गई वो है डेड बॉडी पे की गई, ठीक है, डेड बॉडी पे की गई। तो डेड बॉडी को कट किया गया, कट करके उसके एक एक लेयर को, एक एक चीजों के बारे में स्टडी की गई, उसके बाद उसको, उसका एक नोट्स बनाया गया, नोट्स बना के उसको पूरे कॉलेजेस में बांटा गया, कॉलेजेस वाले उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल, तो ये कटिंग अप, एनाटॉमी का मतलब है कटिंग अप, मगर इसका असल मतलब क्या है यहाँ पे दिया गया है, देखिए, स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग बॉडी पार्ट्स। तो ये क्या है, हम जो भी बैरूनी अंदरूनी, इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, अंदर के और बाहर के जो स्ट्रक्चर्स है, शक्ल है, नक्शा है, उसके बारे में हम पढ़ा जाए,
उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसकी पढ़ाई को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। और रिलेशनशिप, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रक्चर को देखेंगे बस, ये स्ट्रक्चर को उस स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन है ये भी पढ़ेंगे हम। तो इन दोनों के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो उसको हम कहेंगे एनाटॉमी। ठीक है। अब आइए बात करते हैं फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी हो या एनाटॉमी हो, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। तो ग्रीक वर्ड क्यों, तो क्यों उस जमाने में ग्रीक वर्ड था, जो टर्मिनोलॉजी थी उसको सब लोग मानते थे, तो इसीलिए ग्रीक के टर्म में उसको लिखा गया। ठीक है। उसके बाद हम अपने अपने लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी किस तरह काम कर रही है। सिंपल, हाउ द बॉडी परफॉर्म्स, हाउ द बॉडी फंक्शन, हाउ द बॉडी वर्क्स। ठीक है। अब जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरा हाथ ये उठ रहा है, तो किन किन चीजों से ये मेरा हाथ उठ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं, तो बात क्या क्या ऑर्गन्स मुझे हेल्प कर रही है बात करने के लिए। तो ये स्टडी को हम कहेंगे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात समझ में आ गई ना आपको? क्लियर डेफिनेशन, एनीथिंग? फिजियोलॉजी के एक रहते हैं तेरे तो से। ओके, फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब है कि फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन। जैसा कि आप फिजियो वर्क करते हैं, कोई से भी काम करते हैं फिजिकल, जैसा कि कोई पानी ये बॉटल पकड़ना, ये बॉटल को रखना, ठीक है, बात करना, ये एक ऑर्गन, बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं आपको बात करने के लिए। ठीक है, हेल्प कर रहे हैं। तो ये बॉडी का कौन सा ऑर्गन हेल्प कर रहा है और किस तरह ये हेल्प कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ने को हम कहेंगे फिजियोलॉजी। ठीक है। तो फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी था। अब हम बात करेंगे क्या रिलेशन है दोनों में। ठीक है। अब रिलेशन यही है कि अगर स्ट्रक्चर वहां पे होगा तो ही ना, अगर वहां पे ऑर्गन होगा, उसका स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, तो ही फिजिकल वर्क होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं लिवर का लिवर का बताता हूँ। लिवर, अब लिवर का स्ट्रक्चर था नॉर्मल, ये स्ट्रक्चर है इसका, लिवर का, 3 डायमेंशन। ठीक है। लेकिन अगर यही लिवर, अगर इसका साइज बढ़ जाए तो ये लिवर क्या करेगा, दूसरे ऑर्गन को कंप्रेस करेगा। ये अपनी जगह से हटके दूसरे ऑर्गन के पास आ गया, तो दूसरे ऑर्गन को दबाएगा, तो यहाँ पे प्रेस करने की वजह से पेन होगा। क्या होगा? पेन होगा। अब ये तो स्ट्रक्चर बढ़ गया। अब ये लिवर का फंक्शन था मेटाबॉलिज्म। अब मान लीजिए इसके पास अगर ये जो एक्स्ट्रा है वो है फैट, फैटी लिवर जो कहते हैं, ये फैट एक्स्ट्रा आ गया, तो अब क्या करेगा, ये फैट को या तो अपने पास रखेगा या ब्लड में उसको रिलीज करेगा। देखिए, एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गया, और स्ट्रक्चरल चेंजेस आने की वजह से अब फिजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे। तो एक्स्ट्रा फैट आने की वजह से ब्लड में एक्स्ट्रा फैट होगा, एक्स्ट्रा फैट होगा। अगर ये चीज अगर कंटिन्यू इसी तरह होते रही, ये लिवर का साइज और बढ़ते गया, फैट आते गया, फैट आते गया, तो ये फैट ब्लड में कहीं पर भी जाके कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होगा, जम जाएगा, ये क्लॉट हो जाएगा। तो क्लॉट होने की वजह से दूसरा प्रॉब्लम आएगा। तो यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे तो फिजिकल चेंजेस भी जरूर आएंगे। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ समझने के लिए, बहुत इजी एग्जांपल। चलते चलते या फिर गाड़ी में जाते जाते गिर गए तो हाथ की हड्डी टूट गई। तो हड्डी का टूटना क्या है, ये स्ट्रक्चरल डैमेज, उसका स्ट्रक्चर जो था उसमें डैमेज हुआ। अब स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ तो क्या होगा, फिजिकल डैमेज भी होगा। अब आप हाथ नहीं उठा पाएंगे, हाथ से कोई चीज पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई भी वर्क करने अगर आपका दिल चाहेगा तो ये हाथ में क्या होगा, पेन होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे तो फिजिकल चेंजेस भी आएंगे, फिजिकल चेंजेस आएंगे तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएंगे। अब
और एक एग्जाम्पल, उल्टा एग्जाम्पल, यही चीज को हम, अब कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, उसके कोई भी, अब लिवर में अगर इन्फेक्शन हो जाए, लिवर का साइज नहीं बढ़ा, लिवर का साइज नहीं बढ़ा तो लिवर में इन्फेक्शन हो जाए यहाँ पे, तो अब ग्रेजुअली क्या होगा, ये इन्फेक्शन क्या करेगा, पूरे लिवर के पहले फंक्शन को डिस्टर्ब करे। ये इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया, पेशेंट को जॉन्डिस हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर, इसको हम पीलिया कहते हैं, पीली बीमारी, बॉडी बॉडी येलो येलो हो जाता है सब कुछ। तो इससे अगर क्या हुआ, फंक्शन पहले डिस्टर्ब हुआ, लिवर क्या होगा, सही मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, सही अपना काम नहीं कर पा रहा, अब ग्रेजुअली क्या होगा, ये इन्फेक्शन और बढ़ेगा अगर ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से, तो इसका स्ट्रक्चर भी ये सिकुड़ जाएगा, नजदीक हो जाएगा लिवर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, देखिए, फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल दोनों भी चेंजेस आ गए, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, ठीक, इस वजह से चेंजेस आ गया। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, जो हमें उतना ज्यादा उसके बारे में जानना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। अब सेल्स के डीप स्टडी करेंगे हम, अगर बॉडी के अंदर जाके अगर स्टडी करेंगे तो उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, एक एक सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है डीपली, ठीक है, अगर सेल के बारे में डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी कहेंगे, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में आगे, ठीक है, अगर टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो हिस्टोलॉजी कहेंगे, ठीक है, अब सेल टिश्यू क्या है आगे हम आएगा हमारे क्लास में, उसमें डिस्कस करेंगे। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब ये है कि जो भी बड़े बड़े चीजें हैं दिखने वाले हैं, उसको हम अगर स्टडी करेंगे तो उसको ग्रॉस एनाटॉमी कहेंगे, जैसा हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बच्चे की अगर स्टडी करेंगे तो उसको हम एम्ब्रोयोलॉजी कहेंगे, ठीक है, ऐसा, ये डिफिकल्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी टाइप्स है। अब जो, जैसा कि अब कोई माइक्रोस्कोपिक पढ़ना चाह रहा, तो डीप लेवल की स्टडी करना चाह रहा, तो वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ेगा, मतलब एक जैसा कि ग्रेजुएशन करने के बाद स्पेशलाइज्ड करने के लिए, ठीक है, ऐसा रेफरेंस। कोई अगर प्रेगनेंसी के दौरान की स्टडी अगर करना चाहे तो वो स्टडी अगर करेगा तो एम्ब्रियो एम्ब्रियो स्टडी होगी, एम्ब्रियोलॉजी होगी। इसी तरह डिविजन्स होंगे एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में भी बहुत सारे डिवीजन होंगे। फिजियोलॉजी में अगर आप बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो अलग फिजियोलॉजी होगी, और बॉडी बीमारी आने के बाद किस तरह चेंजेस आएंगे तो उसको बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसको पैथोफिजियोलॉजी बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझा देता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी, यहाँ पे देखिए पैथोफिजियोलॉजी, सिस्टमिक फिजियोलॉजी की मतलब ये है कि हम जो जो भी अब सिस्टम्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे सिस्टम्स के बारे में अगले अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसको सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी बात पढ़ेंगे, ठीक। पैथो मतलब डिसीज, डिसीज फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, यानी बीमारी आने के बाद जो बॉडी में चेंजेस आएंगे, जो फंक्शनल चेंजेस आएंगे, उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अगर सिर्फ डिसीज के बारे में पढ़ेंगे तो पैथोलॉजी, ठीक है, जो बॉडी में चेंजेस आए उन ओनली चेंजेस को पढ़ना है तो पैथोलॉजी। बॉडी के चेंजेस आने के बाद बॉडी का क्या फंक्शन रहा उसके बारे में पढ़ना है तो पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस होगा पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का डेफिनेशन और उसका रिलेशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। कल हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी जो है किस लेवल से किस लेवल तक बनी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और इतना बड़ा जो इंसान दिख रहा है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिर उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग
नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप